अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज मैं आपके लिए एक स्पेशल सा वीडियो लेके आया हूं जो है अबाउट जेके बोपी एग्जाम्स 2026, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका केमिस्ट्री पोर्शन। एक बहुत ही इजी पोर्शन दिया था इस बार, पेपर जो दिया था बहुत सा इजी पेपर दिया था। आई होप सबने अच्छा ही किया होगा। इन केस यू नीड एनी मॉडिफिकेशंस या रेक्टिफिकेशंस अपनी प्रिपरेशन में, तो ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल से बताऊंगा कि बोपी एग्जाम में क्या पूछा था और किस लेवल का भी पूछा था, वो भी आपसे बात जरूर करेंगे। अब क्वेश्चंस के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री पोर्शन कितना लेवल का, डिफिकल्टी लेवल का था। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका पेपर है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो है 180 में से पहले 60 होते हैं फिजिक्स के, दूसरे 60 होते हैं फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट होगा। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 61 था केमिस्ट्री पेपर में, वो लिखा विच आर द फॉलोइंग कंटेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनमें से किस में होंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में होंगे, ये सॉल्व कैसे करेंगे हम बेटा। मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, जिसमें मोल्स ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा। अब जिसमें मोल्स ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा, तो हम मोल्स निकालेंगे। इनका ग्राम, इनके ग्राम देखिए बेटा, इनके ग्राम क्या है, सबके सेम है। और आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो होता है W/M के बराबर। तो W सबका सेम है, तो मोलर मास और एन का रिलेशनशिप क्या बनेगा, इनवर्स। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसमें मोल्स कम होंगे, इसमें मोल्स कम होंगे उसके मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे। आपको लिखा है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें होंगे, जिसका मोलर मास कम होगा उसके मोल्स जो होंगे वो कम होंगे। और इन ऑप्शंस में से सबसे कम मोलर मास जो है वो H2 का मोलर मास कम होगा, तो इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो भी ज्यादा होंगे। नॉट ओनली नंबर ऑफ मोल्स, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे वो भी ज्यादा होंगे। सो ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा बेटा, फॉर द रिएक्शन आपको हैबर्स प्रोसेस दिया है। देखिए बेटा, N2 gases plus 3 times H2 gases gives twice NH3 plus heat। प्लस हीट का मतलब क्या हुआ बेटा, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो डेल एच जो इस रिएक्शन का आएगा वो आएगा नेगेटिव। अगर डेल एच इसका नेगेटिव है, आपको पता है ना, द यील्ड ऑफ अमोनिया इज मैक्सिमम एट, अमोनिया का जो यील्ड बनेगा दैट वुड बी मैक्सिमम। कब होगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कब होगा, सिंस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो आपको क्या करना है, लो टेम्परेचर रखना है। टेम्परेचर कम रखोगे रिएक्शन का यील्ड बढ़ेगा। तो हाई टेम्परेचर वाले इसके ऑप्शन नहीं होंगे, ना ये वाला ऑप्शन होगा ना ये वाला ऑप्शन होगा। सो इट विल बी लो टेम्परेचर। उसके अलावा आप देखिए जो रिएक्टेंट साइड से मोल्स है वो 4 है, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 3 मोल है, 4 हो गए। और राइट साइड में कितने हैं, 2 मोल्स। तो 4 मोल से रिएक्शन जा रहा है 2 मोल्स, सो विल इंक्रीज द प्रेशर। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इन अ डायरेक्शन व्हिच नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज, दैट्स इसमें हो जाएगा फॉरवर्ड शिफ्ट। तो मैं क्या करूंगा बेटा, एक तो लो टेम्परेचर लेंगे और हाई प्रेशर लेंगे। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर विल फेवर द यील्ड ऑफ अमोनिया इन दिस रिएक्शन। द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 60, ये एक ढंग का सवाल दिया था इसमें। द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 10 मिनट्स। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसका हाफ लाइफ जो है वो 10 मिनट्स है। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द कंसंट्रेशन टू डिक्रीज टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया, उसका हाफ लाइफ आपको दिया 10 मिनट का। आपको बताना है कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन बचना चाहे वो 1/8 बचना चाहे, उसके लिए टाइम कितना लगेगा। एकदम सिंपल सवाल है, इफ यू डोंट नीड एनी फॉर्मूलाज टू सॉल्व दिस। अब देखिए, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है बेटा आर नॉट के बराबर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है आर नॉट, अगर मैं इसको हाफ करूंगा तो हाफ हो जाएगा आर नॉट बाई 2। इसमें टाइम कितना लगेगा सर, 10 मिनट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है, जब जब रिएक्टेंट हाफ होगा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है दैट्स इक्वल टू 0.693 बाई के। इसका मतलब वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जब जब रिएक्टेंट का हाफ होगा तब तक हाफ ऑफ वैल्यू जो हो जाएगा वो टाइम जो लेगा वो सेम लेगा, हाफ लाइफ वुड बी सेम। तो आर नॉट अगर 10 है तो आर नॉट अगर कुछ भी वैल्यू है तो अगर इसको मैं हाफ करूंगा तो 10 मिनट लगेंगे। इस आर नॉट को और हाफ करेंगे, इस आर नॉट बाई 2 को और हाफ करेंगे तो ये बनेगा आर नॉट बाई 4। तो एक हाफ लाइफ यहां से हो गया और एक हाफ लाइफ यहां से होगा, इसमें भी 10 मिनट लगेंगे। अगर मैं इसको भी हाफ करूंगा तो ये बनेगा आर नॉट बाई 8, आर नॉट बाई 8, इसको भी 10 मिनट लगेंगे। अब देखिए टोटल टाइम कितना लग गया सर, 10 मिनट, 10 मिनट और 10 मिनट 30 मिनट लग गए। तो यहां से यहां तक टोटल टाइम जो लग गया वो 30 मिनट ही लग गए। और अगर वो 30 मिनट लग गए, था कितना आर नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट, अब रह कितना गया आर नॉट बाई 8। तो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है ड्रॉप्स टू 1/8 वैल्यू ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप होगा टू इट्स 8th वैल्यू, इट विल टेक प्लेस जस्ट इन 3 हाफ लाइव्स, व्हिच मींस ओनली कितना आएगा बेटा, 30 मिनट्स आएगा बेटा इसका टाइम। Which are the following is the colligative property, एकदम सिंपल सवाल है। इनमें से colligative property कौन है, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं, विस्कोसिटी भी नहीं, सरफेस टेंशन भी नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और 3 colligative properties बताओ, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर,
दूसरा हाँ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और एक होता है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। एकदम बेसिक सा सवाल। द एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर बिल्कुल आसान, डेल एच इज इक्वल टू क्यूपी। Enthalpy change at constant pressure is equal to heat absorbed by the system at constant pressure. QP के बराबर आएगा। So it is work done नहीं, it is internal energy नहीं, it is heat absorbed। बिल्कुल एकदम एकदम ना जो क्लासरूम में हम पढ़ाते हैं लिखवाते हैं उसी पे बेस एकदम सवाल है। चाहे आप 11th क्लास की प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, you don't have to study NEET exams for all this। सिर्फ 11th क्लास से आपको आंसर आएगा del H is equal to QP के बराबर आएगा, which is heat exchange between system and surroundings। Which is the oxidation number of chromium in K2Cr2O7। इसमें oxidation number of chromium क्या आएगा? तो हमारे पास दो क्रोमियम दिए, दो पोटेशियम दिया, दो क्रोमियम दिया, दो क्रोमियम दिया और 7 आपको बेटा ऑक्सीजन दिए। इनका नेट चार्ज जो है वो 0 के बराबर। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है तो ये बार आएगा बेटा +2, प्लस ट्वाइस क्रोमियम जो होगा +7 टाइम्स ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, नेट चार्ज इज 0। अब देखिए बेटा ये बनेगा +2 प्लस ट्वाइस क्रोमियम प्लस माइनस हो गया -14 इज इक्वल टू 0। तो बनेगा +2 एंड -14 इज -12, ट्वाइस क्रोमियम इज इक्वल, ये -12 राइट साइड में जाके बनेगा +12। तो Cr का जो आंसर आएगा दैट्स +12/2 विच इज इक्वल टू +6। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्रोमियम का दैट वुड बी +6। ये इसका आंसर आएगा बेटा सेकंड ऑप्शन +6। Among the following which has the highest ionization enthalpy, इनमें से सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी सबसे ज्यादा है? आपको 4 एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, आपको सोडियम दिया, मैग्नीशियम दिया, उसके अलावा आपको एल्यूमिनियम दिया और उसके अलावा आपको क्या दिया बेटा सिलिकॉन। अब जरा देखिए इन 4 में से जो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो किसकी होगी? हमें पता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड टेबल में तो Z इफेक्टिव बढ़ जाता है, Z इफेक्टिव बढ़ जाता है। Z इफेक्टिव बढ़ने से क्या होता है सर, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो भी बढ़ जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या बनेगा? सोडियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो कम होगी, किससे? मैग्नीशियम का H2 कॉन्फ़िगरेशन होता है H2, तो इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो एल्युमिनियम से ज्यादा होगी, उसके बाद आएगा एल्युमिनियम, लेकिन उसके बाद आएगा मैग्नीशियम। सर मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्युमिनियम से ज्यादा क्यों है? बिकॉज जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का याद रखोगे बेटा, मैग्नीशियम का याद रखोगे, इसमें H2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। और उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा बेटा सिलिकॉन, उसके बाद आएगा सिलिकॉन। तो सबसे हाईएस्ट जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो किसकी होगी बेटा? वो सिलिकॉन की होगी। तो सिलिकॉन आप याद रखेंगे, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वुड बी ऑफ सिलिकॉन। What is the shape of a molecule with sp3 dehybridization? अगर कोई मॉलिक्यूल होगा sp3 dehybridization का तो इसका शेप क्या होगा? इसका शेप आप याद रखोगे, इट्स ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, PCl5 आप याद दिला दो, PCl5 TBP ट्राइगोनल बाइपैरामिडल sp3d। अब देखिए बेटा यहाँ पे लिखा है कहीं पे फोर्थ ऑप्शन है sp3d। sp का क्या होता है? लीनियर, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d trigonal bipyramidal। What about sp3d2 octahedral? What about sp3d3 that's pentagonal bipyramidal? तो ये जबानी आपको याद होना चाहिए। देखिए बेटा नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द IUPAC नेम ऑफ, ये कंपाउंड आपको दिया इसका IUPAC नेम बताओ। IUPAC नेम कैसे निकालेंगे? पहले आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, इस कॉम्प्लेक्स में जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3 होगा तो ये बनेगा पोटेशियम हेक्सासाइनो, जैसे ऑप्शन में लिखा है पोटेशियम आना चाहिए, पोटेशियम यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, 3 जगह। फिर होगा हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो यहाँ पे भी लिखा है। उसके बाद क्या आएगा? फेरस आएगा या फेरेट आएगा? इसमें आएगा फेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर आयरन इज 3, तो सेकंड ऑप्शन आएगा पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 3, सेकंड ऑप्शन आएगा। Which method is used to purify a mixture of 2 miscible liquids? अगर आपके पास 2 miscible liquids है जो आपस में डिसॉल्व होते हैं, जो नहीं होते हैं they are immiscible। अगर miscible liquids होंगे उनको डिफरेंट, इनमें डिफरेंट सा बॉइलिंग पॉइंट होगा, है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। इनको कैसे आपस में अलग अलग करते हैं? फिल्ट्रेशन से तो नहीं करते हैं लिक्विड्स को, सब्लिमेशन के लिए भी नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम मिससिबल लिक्विड के मिक्सचर को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। Which of the following is a transition element? Transition element कौन होता है? Sodium is a S block element, ये S block का होता है। Calcium is also S block, Aluminium is P block, but iron is a D block element and it is also a transition element। बिल्कुल एकदम सिंपल, पीरियड टेबल को 10-12 बार देख लिया, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया तो हो जाएगा याद ही सारा कि iron is a transition element। Which of the following is the general formula of alkanes? ये आप सोचिए, imagine the level of the paper where you are asked the general formula for alkanes। alkanes का क्वेश्चन पूछा है, BOPI एग्जाम्स में पूछा है, which is an entrance exam। तो उसने पूछा अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या बताओ, यू नो 10th क्लास स्टूडेंट विल नो दिस। तो इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, ये बनेगा अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला। और अल्कीन्स का क्या होगा वो भी इसमें एक सवाल आगे आएगा, इट इज CnH2n। तो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अल्केन्स लिखा है CnH2n+2।
विच आर द फॉलोइंग हेलो अल्केन्स अंडरगोज SN1 रिएक्शन मोर रेडिली, इनमें से कौन सा हेलो अल्केन होगा जिसका SN1 रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा? तो वो अल्केन कौन होगा? जो अल्केन का जिसमें लिविंग ग्रुप निकलेगा, हेलोजन निकल जाएगा, और उसमें जो कार्बोकैटायन बनना चाहिए इट शुड बी मोर स्टेबल। तो जिस वाले में कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा उसमें क्या होगा? SN1 रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा। अब पहला वाला कार्बोकैटायन है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो 4 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4, और यहाँ पे ब्रोमीन है, इसमें Br निकल जाएगा तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। प्राइमरी कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होकर सेकेंडरी बनेगा। 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन ऐसे बनाएंगे बेटा, ऐसे 2 ब्रोमो ब्यूटेन, यहाँ पे Br है, यहाँ पे ब्रोमीन भाग जाएगा तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पे भी आएगा पॉजिटिव चार्ज लास्ट में, यहाँ पे रीअरेंजमेंट, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और सेकेंडरी बनेगा, यहाँ पे भी सेकेंडरी बनेगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन आपको दिया है, प्रोपेन आपको दिया है बेटा, प्रोपेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे Br है, अगर यहाँ से Br भाग जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट इसे टर्शियरी कार्बोकैटायन, तो टर्शियरी कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी वो ज्यादा होगी। ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन कार्बन के साथ Br, अरे Br भाग जाएगा तो यहाँ पे मिथाइल कार्बोकैटायन बन जाएगा, वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो इसका आंसर आना चाहिए 3 सर। यहाँ पे कार्बोकैटायन जो बनेगा इट वुड बी अ टर्शियरी कार्बोकैटायन, अगर टर्शियरी कार्बोकैटायन होगा तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। Why is phenol more acidic than ethanol? फिनॉल क्यों ज्यादा एसिडिक होता है देन इथेनॉल से ज्यादा एसिडिक क्यों होता है? इथेनॉल जो होता है इट इज एन अल्कोहल, एंड फिनॉल जो होता है वो अराइल अल्कोहल्स में आ जाता है। तो अब आप सोचिए बेटा, which of the following is more, sorry, why is phenol more acidic? फिनॉल इसलिए ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि फिनॉल जब OH देगा और अल्कोहल जब OH देगा, फिनॉल जब OH देता है, फिनॉल जब H पॉजिटिव देगा तो H पॉजिटिव देने के बाद वहां पे एक आयन बनेगा जिसको हम नाम कहते हैं बेटा फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन क्या होगा? इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइजर, तो इसमें रेजोनेंस होगा, तो जो फिनॉल से आने वाला कंजुगेट बेस होगा इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, या रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा जब ये H+ दे देगा। तो फिनॉल जब H+ दे देगा तो इट्स कंजुगेट बेस स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, व्हाइल एज इफ अल्कोहल या इथेनॉल जो हमने ले लिया, इथेनॉल हमने ले लिया बेटा ETOH, ETOH से जब H+ आएगा तो वहां पे बनेगा इथॉक्साइड आयन। इथॉक्साइड आयन इज नो रेजोनेंस, इट हैज डू नॉट हैव एनी रेजोनेंस। इसमें इनफैक्ट प्लस R इफेक्ट है, प्लस I इफेक्ट होगा, प्लस I इफेक्ट ऑफ इथाइल होगा, तो अगर प्लस I इफेक्ट ऑफ इथाइल होगा तो अनस्टेबल करेगा उसको अल्काइल ग्रुप, तो ये ज्यादा इसलिए एसिडिक होगा बिकॉज इट हैज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एसोसिएटेड विद इट्स कंजुगेट बेस, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। Which are the following tests is used to distinguish between aldehydes and ketones? Aldehydes और ketones के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट होगा? उसके लिए आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करने के लिए आइडोफॉर्म ऑफ टेस्ट आपको पता है, इट्स मेनली एम्प्लॉयड फॉर मिथाइल कीटोन्स, मेनली उनके लिए होता है। अब मैं फिलिंग सोल्यूशन लूंगा, फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट जो होगा इसमें आप याद रखो बेटा, फिलिंग सोल्यूशन जो होता है कीटोन्स यूजुअली इसके साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन इस फिलिंग सोल्यूशन में क्या होता है, जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो Cu+2 आयन को कन्वर्ट करते हैं बेटा। अगर आपको याद होगा वो ब्राउन प्रेसिपिटेट में होगा, Cu2O में कन्वर्ट होता है, तो Cu+1+2 को किस में कन्वर्ट करते हैं? Cu+1 में, तो ये रिएक्शन हो जाता है फॉर एल्डिहाइड्स, व्हाइल एज जो कीटोन्स होते हैं दे नॉर्मली डू नॉट रिएक्ट विद, तो ये चीज आप याद रखोगे। ल्यूकोस टेस्ट इज फॉर अल्कोहल्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। कार्बोइलामाइन टेस्ट इज फॉर प्राइमरी अमाइंस, तो ये जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए आएगा इट वुड बी फिलिंग सॉल्यूशन। Which among the following is the foul smell? Which among the foul smell of the rotten fish due to? जो rotten fish होते हैं उसकी जो foul smell होती है वो किसकी वजह से होती है? It is because of methanamine. It has an ammonical, ये थोड़ा वो ammonical type of smell होता है, एकदम strong smell होता है, foul smell होती है इसकी, और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा methanamine. Which of the following is a reducing sugar? इनमें से reducing sugar कौन है? एकदम सिंपल, ग्लूकोज आंसर आएगा सीधे। कैसे? ग्लूकोज में एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जिन शुगर्स में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्री कार्बोनिल ग्रुप होता है, दे आर रिड्यूसिंग, तो इसका आंसर जो आएगा ग्लूकोज, बिकॉज इट हैज फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। Which are the following protein structures with their match the following protein structures with their descriptions? प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो उनका डिस्क्रिप्शन है उसके साथ मैच करो। पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, कि जो एक प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं उनका सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। तो जो 1 आएगा उसको बी आएगा, जरा ऑप्शन देखें, 1 को बी, 1 को ए, 1 को सी, तो 1 को आएगा ए, 1 को ए आएगा। उसके बाद देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट्स, तो ये वाला आएगा, तो जो 2 आएगा उसको ए आएगा। अब देखिए बेटा टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं बेटा? 3D फोल्डिंग ऑफ सिंपल पॉलीपेप्टाइड, हम एक पॉलीपेप्टाइड की 3D फोल्डिंग करते हैं और निकालते हैं, और उसके बाद अगर बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स होंगे उनका आपस में जो अरेंजमेंट होगा दैट वुड बी क्वाटरनरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई ए वुड बी द करेक्ट आंसर।
विच आर द फॉलोइंग इज द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन सा शुगर होता है, जरा डीएनए का नाम पढ़े, डीऑक्सराइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसमें जो शुगर होगा दैट इज डीऑक्सराइबोस, तो इसका सीधे आंसर बनेगा डीऑक्सराइबोस। Which are the following types of isomerism exhibited by the complex? ये वाला कॉम्प्लेक्स जो होगा ये कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाएगा? अब देखिए ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इट इज Ma4B2 टाइप, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ द Ma4B2 टाइप जो होता है दे शो विच आइसोमेरिज्म, दे शो जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दिखाते हैं। अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाए तो इट विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। Which of the following process causes the entropy of a system to increase? किसमें entropy of system बढ़ेगी, increase हो जाएगी? गैस condenses to liquid, अगर गैस लिक्विड में कंडेंस होगा तो डिक्रीज इन एंट्रोपी होगा। लिक्विड फ्रीजेस टू सॉलिड, तब भी डिक्रीज इन एंट्रोपी होगा। हमें लिखा है एंट्रोपी टू इंक्रीज। सॉलिड सब्लाइम्स टू गैस, अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा तो एंट्रोपी विल इंक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज होने से एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है। सी पार्ट बनेगा बेटा इसका आंसर। Which of the following is the most electronegative element in the periodic table? क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो एक्सपेक्ट बहुत सारे डिफिकल्ट सवाल आएंगे, ऐसे इजी सवाल आते हैं फिर। तो देखिए क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? सीधा आंसर है फ्लोरीन, पॉलिंग स्केल पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। Which of the following is the shape of CH4 molecule? CH4 molecule जो होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d and this molecule is a tetrahedral molecule। एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है, तो इसका आंसर आएगा टेट्राहेड्रल। Which of the following is denoted by the electron withdrawing inductive effect? अगर आपके पास electron withdrawing inductive effect होगा, electron withdrawing minus effect, inductive effect, I effect, तो minus I से denote करते हैं electron withdrawing inductive effect, तो minus I से इसको denote करते हैं। Which of the following is responsible for lanthanide contraction? इनमें से कौन सा responsible है किसके लिए lanthanide contraction? Similar radii of zirconium and hafnium, high melting points of lanthanides, variable oxidation states, colored ions। इन चार ऑप्शन में इसका एक्चुअल आंसर जो होना चाहिए था दैट शुड हैव बीन द पोर शेडिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। जो 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पोर शेडिंग करते हैं, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, बट इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, सो विल गो फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जो सिमिलर एटॉमिक रेडियस होता है जिरकोनियम और हैफनियम का, जिरकोनियम होता है बेटा 4d सीरीज का एलिमेंट, और हैफनियम जो होता है वो 5d सीरीज का एलिमेंट होता है। 5d सीरीज का होता है बेटा हैफनियम, और ये दोनों आते हैं बेटा ग्रुप 4 में, ग्रुप 3 को छोड़ के। जब जिरकोनियम से हैफनियम जाते हैं इनका साइज आपस में लगभग बराबर होता है, इट इज बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। सो सॉर्ट आफ्टर आंसर जो होना चाहिए इट शुड बी ऑप्शन नंबर 1, सिमिलर रेडियस ऑफ जिरकोनियम एंड हैफनियम। Which are the following compounds aromatic? इनमें से कौन सा aromatic है? Even when you read in the class, the first aromatic compound we normally deal with it's benzene। तो बिल्कुल आंसर यहाँ पे बेंजीन दिया, बेंजीन इज एरोमेटिक। साइक्लोहेक्सेन ये कंप्लीटली कंजुगेटेड नहीं है, फक्रुल ओबे नहीं करेगा। साइक्लोहेक्सीन, हेक्सीन में एक डबल बॉन्ड है, इट डजंट इन्वॉल्व 6 कार्बन में एक डबल बॉन्ड, देयर इज नो कंप्लीट 4m+2 पे कंजुगेशन। साइक्लोहेक्साडाइन, साइक्लोहेक्साडाइन में 2 डबल बॉन्ड तो है बट इट डज नॉट हैव a 6pi सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका जो आंसर बनेगा दैट्स बेंजीन, इट ओबेज हक्सोल। Which of the following is formed by the dehydrohalogenation of alkyl halide? अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है, मान लो यहाँ पे आपके पास बेटा हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपके पास हैलाइड है X। अगर आप इसका डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करोगे तो उस टाइम पे क्या होगा? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या होगा बेटा, ये X और H आपस में भाग जाएगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाएगा, माइनस होगा HX, और यहाँ पे क्या बनेगा? एक एल्कीन बनेगा, एक एल्कीन बनेगा बेटा इसमें प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन शुड बी दैट वुड बी एल्कीन, डबल बॉन्ड बनेगा। Which of the following gives a positive iodoform test? इनमें से iodoform positive test कौन देगा? Positive iodoform test is given by methyl ketones। देखिए पहला रिक्वायरमेंट मोस्टली methyl ketones, तो मैं लिखूंगा बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से कुछ कार्बन वार्बन लगा लेते हैं तो इट इज ए methyl ketone, ये methyl ketone है, ये देते हैं positive iodoform test। बट प्रॉब्लम इसके जो आपको ऑप्शंस दिए उनमें आपको सिर्फ एल्डिहाइड एल्डिहाइड दिए, तो अब एल्डिहाइड में कौन इसका आंसर आएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर? पहला लिखते हैं बेटा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड जो होता है बेंजल्डिहाइड में बेंजीन रिंग होगा और यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसमें तो मिथाइल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कम से कम मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप तो होता, लेकिन इसमें तो है ही नहीं। एस्टल्डिहाइड आप याद दिला दीजिए बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इट इज एस्टल्डिहाइड। क्या मैं इसको मिथाइल वाली कैटेगरी में ला सकता हूं? इट इज मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप, ये लगभग इसके साथ मैच होता है। तीसरा प्रोपेनल, अगर मैं प्रोपेनल लूंगा तो वो ऐसे आएगा CH3 CH2
यहाँ पे लिखेंगे हम बेटा C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। अब देखिए इसमें ये कार्बोनाइल ग्रुप तो है लेकिन यहाँ से इथाइल है, मिथाइल नहीं है। और ब्यूटेनॉल में तो कार्बन और बढ़ गए, ब्यूटेनॉल में ऐसे बनेगा C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। ये तो कार्बोनाइल ग्रुप है लेकिन यहाँ से प्रोपाइल ग्रुप है। फिर तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए दैट शुड बी एस्टल्डेहाइड, एस्टल्डेहाइड इसका आंसर होना चाहिए। तो बी पार्ट आएगा बेटा इसका आंसर। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद, एनिलीन का रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे हम बेटा, नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो ये बनेगा डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। इस डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट विल बी एनिलीन सॉरी डाइसोनियम क्लोराइड, ये बनेगा बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। तो इसका रिएक्शन जो करेंगे वो नाइट्रस एसिड के साथ करेंगे, एकदम टेक्स्ट बुक वाला जो प्रिपरेशन है इसमें लिखा है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन वो बनेगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, व्हिच आर द फॉलोइंग डिजीजेस कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड से क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी से इससे स्कर्वी होता है, स्कर्वी होता है। तो स्कर्वी होता है तो गम्स जो होते हैं उनसे थोड़ा वीक हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, या जो वाउंड हीलिंग होती है वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें स्कर्वी आंसर आएगा बेटा, स्कर्वी इज द राइट आंसर। वो रिकेट्स किससे होता है, रिकेट्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। बेरी किससे होता है, विटामिन B1 से होता है। लाइकवाइज नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है, विटामिन E से होता है। व्हाट इज द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका आंसर आएगा 7। अगर पीएच बढ़ेगा न्यूट्रल पीएच विल डिक्रीज, पीएच बढ़ने से न्यूट्रल पीएच बढ़ने से पीएच स्केल थोड़ा कंसाइज हो जाती है, श्रिंक्स। न्यूट्रल पीएच होता है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाए। तो अगर आप 90 डिग्री लेंगे एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड द पीएच स्केल रेंज इज 0 to 12, न्यूट्रल पीएच इज 6। तो यहाँ पे 25 डिग्री लिखा है तो आंसर वुड बी 7। Which are the following when added can lower the activation energy of the reaction? अरे इतना सिंपल सवाल, कौन सी चीज होती है जो रिएक्शन में ऐड करेंगे it will decrease the activation energy of the reaction? It's a catalyst. A catalyst decrease the activation energy of the reaction and rate of reaction would increase eventually. Which are the following is Rod's law? जरा देखिए क्वेश्चन पढ़ेगा, अभी क्या है कोई सेंस बनाता है, जरा क्वेश्चन पढ़े। Which are the following is Rod's law? इनमें से कौन सा है Rod's law? फिर क्या लिखा है सीधे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे टू, फिर फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन। डज इट मेक एनी सेंस? Which of the following is Rod's law? इनमें से क्या Rod's law है? अरे है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन। दिस इज अ ब्लंडर ऑफ ए मिस्टेक। We don't expect कि this category of a paper would have these type of mistakes. So next time बोपी जब पेपर लाएगा तो make sure कि you correct your all your mistakes, and शायद ही इससे mistakes हुए होंगे because papers are not proofread, उनको पढ़ते नहीं है अच्छे से और फिर ऐसे दे देते हैं। तो बच्चों कर लो जैसे भी करना है, फिर बोनस दे के या करेक्शन करके आपको परेशान करेंगे। तो शायद फॉलोइंग इज Rod's law, इसमें लिखना था कि at a constant temperature the vapor pressure of a volatile component, a partial vapor pressure of a volatile component is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution, चाहे वो सोल्यूट हो या सॉल्वेंट हो। बट यहाँ पे क्या लिखा ऑप्शन में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट भी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी। अब हम दो में से किसको करेक्ट माने, तो हमारा जो आंसर बनेगा इट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो हम Rod's law करेंगे अप्लाई, किसके लिए बेटा, क्या हम सोल्यूट के लिए लेंगे सॉल्वेंट के? सर अगर सोल्यूट भी वोलेटाइल होगा सॉल्वेंट भी वोलेटाइल होगा तो व्हाट वुड वी डू, उस टाइम पे याद रखना सॉल्वेंट इज ऑलवेज वोलेटाइल, सो वी विल गिव विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दैट दिस क्वेश्चन कैन बी गिवन। तो ये आंसर आएगा इसका, अदरवाइज दिस इज अ ब्लंडर ऑफ अ मिस्टेक, तो बोपी को ये मिस्टेक्स करेक्ट करने पड़ेंगे। Which are the following types of energies? जरा ये सवाल पढ़िए जरा एक बार क्या है। Which are the following types of energies? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनमें से लिखा है कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर लिखा है कन्वर्टेड इनटू इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अरे क्या सेंस बता रहा है ये सवाल, आप बताइए ना। Which are the following types of energies? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसका क्वेश्चन ये होना चाहिए। Which type of energy is converted into the electrical energy? Yeah, which type of what type of energy is fixed? कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी फिक्स होती है इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जिसमें इलेक्ट्रोलिस करते हैं we give electrical energy to the system and chemical energy is fixed in a state of electrical energy। तो इसका आंसर आएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगा वो कन्वर्ट होगा किसमें बेटा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। Which are the following is an example of bidentate ligand? Bidentate जो डेंटिस्ट ही दिखाएगा, अमोनिया नहीं दिखाता है, वाटर नहीं दिखाएगा, Cl नहीं दिखाएगा, इथेन 1,2-diamine, इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन जो bidentate ligand, two donor sides on two nitrogen atoms। Which are the following responsible for color of KMnO4? KMnO4 जो होता है इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +7 होता है। इसका जो कॉन्फिगरेशन बनेगा वो बनेगा 3D0। अच्छी लेवल का सवाल है, याद होना चाहिए। अगर 3D0 बनेगा कॉन्फिगरेशन तो इसमें DD ट्रांजिशन नहीं होगा, नो DD ट्रांजिशन।
अगर इसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा बेटा, डी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो तब इसमें क्या होगा, देयर इज नो डी ट्रांजिशन, तब इसमें एक फिनोमेनन होता है, उसको बोलते हैं LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। जिस ट्रांसफर की वजह से वो कलर होता है वो याद रखेंगे चार्ज ट्रांसफर आएगा इसका आंसर। और कल को अगर ये पूछा जाए इज इट मेटल टू लिगेंड और लिगेंड टू मेटल, आंसर इज लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। Which are the following pairs or groups does the Leucos test distinguish between? इससे पहले भी मैंने बोला Leucos test is for alcohols. It differentiates between primary, secondary and tertiary alcohols. It's a turbidity test of anhydrous iodine Cl2 with HCl. So it differentiates between primary, secondary and tertiary alcohols. How many moles are present in 22 gram of carbon dioxide? अरे क्या सवाल पूछते हो, 22 ग्राम में कितने मोल होंगे? N is equal to W by M. 22 by 44, 22 divided by molar mass is 44, आंसर is 1 by 2 which is equal to 0.5, तो 0.5 मोल होंगे इसमें, आंसर आएगा फर्स्ट। Which are the following exhibits hydrogen bonding? इनमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी, जरा देख के बताओ बेटा, क्या वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होते? बढ़ते हैं ना बहुत बार, वाटर में हाइड्रोजन CCl4 में नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं, CH4 नहीं, वाटर में होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Which are the following is the general formula of alkenes? Imagine the level of question, oh very difficult. Alkenes, CnH2n, E partisans. For the reaction आपको दोबारा वही रिएक्शन दिया और दोबारा हैबोस प्रोसेस, मतलब क्वेश्चन सेम है, रिपीट हुआ है दूसरी बार। वही मैं कह रहा हूं, जब नॉन सीरियसनेस से पेपर सेट करते हैं तो ये मिस्टेक्स हो जाते हैं। एक बार ये सवाल दिया, दूसरी बार ये सवाल दे दिया, और वहां पे भी वही पूछा था, यहाँ पे भी वही पूछा। यहाँ पे क्या पूछा, फॉर द रिएक्शन दिस रिएक्शन इंक्रीजिंग द प्रेशर विल। अरे वहां पे तो एक बार पूछा, आंसर तो तब यही था कि प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में जहां से नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो जाता है। तो लेफ्ट साइड में 4 मोल है H2 के 3 और यहाँ पे 1 है N2 का, राइट साइड में 2 ही मोल है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करे। Which are the following correctly describes the rate of a zero order reaction? Rate of a zero order reaction does not depend on the initial concentration of reactants, because जब आप rate of a reaction लिखोगे for a zero order reaction it is Kr to the power 0। R का वैल्यू कुछ भी रखोगे as long as power is 0, R is always equal to K, rate is equal to K। तो क्या आएगा बेटा इसका आंसर? What about zero order reaction? It is independent of concentration of reactants, A पार्ट आएगा आंसर। Which are the following solutions has the highest osmotic pressure? इनमें से सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा? सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा? देखो बेटा, उसके लिए आप निकालोगे बेटा इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। क्या निकालोगे? इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन होता है I इंटू जो आपको मोलैरिटी दिया इससे मल्टीप्लाई करो। सर ये I क्या? I इज वेंट ऑफ फैक्टर। अब वेंट ऑफ फैक्टर किसका कितना है? नजर रखिए बेटा, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, इसका वेंट ऑफ फैक्टर 2 है इंटू 0.1 हुआ 0.2, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इसका वेंट ऑफ फैक्टर 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तीनों का जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो आएगा 0.1 मोलर। तो इन 4 ऑप्शन में से सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ऑप्शन ए का है। और आपको पता है पाई इज इक्वल टू ICRT, पाई इज इक्वल टू ICRT, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आएगा, IC का वैल्यू ज्यादा आएगा, उसका पाई वैल्यू ज्यादा होगा, तो पाई वैल्यू जो होगा फर्स्ट ऑप्शन का ही सबसे ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज del G इज नेगेटिव। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तो del G बनेगा नेगेटिव, इट इज लेस देन 0, del G is less than 0, सिंपल आंसर है, नेगेटिव आ जाएगा। इन द रिएक्शन KMnO4 plus HCl gives KCl plus MnCl2, the oxidizing agent is, अरे ढूंढना ही क्या है सर, हम तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लास में पढ़ते हैं, KMnO4 is a strong oxidizing agent, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, कोई ऑक्सीडेशन नंबर्स रिएक्शन सॉल्व नहीं करते हैं, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो KMnO4 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट सॉल्व, व्हिच आर द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस? इनमें से लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका? ये ग्रुप 1 है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा, लार्जेस्ट होगा रुबिडियम का, दैट्स द आंसर। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रुबिडियम का जो रेडियस होगा वो ज्यादा होगा, बिकॉज़ डाउन द ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, दैट्स व्हाई साइज इंक्रीज। लार्जेस्ट ये लिखा था शायद बेटा, लार्जेस्ट। Which are the following is an example of bond? Which are the following is an example of bond formed between NaCl? अरे NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है सर? हमने तो पढ़ा है Na+ होता है, Cl- होता है, कैटायन अनायन, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, which is आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड होता है। Which are the following types of isomerism executed by complex? ये complex कौन सा टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बनाएगा? जरा आप सोचिए, इससे पहले भी सवाल यही था, M उसके बाद लिखा बेटा MA4 और B2, MA4B2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा, इससे पहले भी सवाल यही था, अभी ही सवाल है, सवाल तो सेम है, तो ये दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। Which are the following is an इलेक्ट्रोफाइल? इनमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल है? देखिए बेटा, अमोनियम पे लोन पेयर होता है, डोनेट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। वाटर पे भी लोन पेयर होता है, डोनेट होता है, ये भी लिगेंड, लेविस बेसिस, दे आर इलेक्ट्रोनिक स्पीशीज। NO2+ is an electrophile, it is formed as an electrophile in nitration reaction,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में नाइट्रेटिक मिक्सचर में बनता है NO2+ इलेक्ट्रोफाइल व्हिच अटैक्स द बेंजीन टू फॉर्म एरिनियम आयन। तो OH जो हो गया इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, तो सी पार्ट आएगा आंसर। विच आर द ऑरेंज कलर ऑफ K2Cr2O7 सॉल्यूशन चेंजेस टू येलो, ये येलो में चेंज होगा। सीक्वेंस याद रखना बेटा, अगर आप डाइक्रोमेट आयन लेंगे Cr2O7 पावर -2, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं बेटा CrO4-2 में, CrO4-2 में, तो ये डाइक्रोमेट है, क्रोमेट में कन्वर्ट होगा, तो इसको ऐड करना पड़ेगा बेटा बेस, और अगर आप उल्टा करना पड़ेगा तो उसको ऐड कर लेना एसिड। तो जो डाइक्रोमेट होता है उसका अपना कलर कैसा होता है सर, वो ऑरेंज कलर का होता है, और इसको बेस मीडियम में डालेंगे तो ये किस कलर का हो जाएगा, इट इज कलर विल गेट कन्वर्टेड इनटू येलो, येलो में कन्वर्ट होगा। तो डाइक्रोमेट को क्रोमेट बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बेस यूज करेंगे, NaOH यूज करेंगे। Which are the following responsible for the acidic character of alkynes? अल्काइंस में एसिडिक कैरेक्टर क्यों होता है सर? अल्काइन जो होता है इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, और उसके साथ जो हाइड्रोजन होगा, जो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा वही एसिडिक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वाला कार्बन जो होता है sp हाइब्रिडाइज, sp हाइब्रिडाइज में कार्बन का परसेंटेज जो होता है, कार्बन सॉरी इसमें जो s कैरेक्टर होता है, s कैरेक्टर होता है, s परसेंटेज वो होता है 50%, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। इस हाइड्रोजन को बेसिस अटैक कर सकते हैं इजीली, सो इट बिकम्स एसिडिक। तो इसका जो आंसर होगा बिकॉज ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, तो बी पार्ट आएगा इसका आंसर। क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन क्लोरोमीथेन, बिकॉज क्लोरो क्या दिया बेटा आपको, क्लोरोबेंजीन, जरा क्लोरोबेंजीन देखिए हमें, क्लोरोबेंजीन ये वाला आपका सब्सटेंस है, और दूसरा लिखा बेटा क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन CH3Cl। अब देखिए बेटा इनमें डिफरेंस क्या है, मैं दोनों का कराऊंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहां से Cl निकालना है, यहां से भी Cl निकालना। इस Cl पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, घूम रहा है, नाच रहे हैं, और इस वाले बॉन्ड का बनेगा पार्शियल डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ क्लोरीन भाग जाएगा, इसको कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, ये जल्दी भागेगा, लेकिन ये जल्दी नहीं भागेगा, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये कम रिएक्टिव होगा। अब इसका रीजन क्या है, CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्गर इन क्लोरोबेंजीन। क्या क्लोरोबेंजीन में CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है? नो, नहीं स्ट्रॉन्गर नहीं है, इससे तो वीक है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनेगा क्लोरोबेंजीन में, दैट्स व्हाई इट इज less reactive. Which of the following products is formed when phenol is treated with bromine water? अरे एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ लिया होता ना तो ये समझ में आएगा, फिनॉल को आप ब्रोमीन वाटर के साथ डाल दो, फिनॉल में पहली OH होता है which is an actuating group, which is an OP directing group, वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। ब्रोमीन वाटर के साथ डालोगे it will lead to ट्राइब्रोमिनेशन। अगर ट्राइब्रोमिनेशन होगा तो बनेगा क्या सर, फिनॉल तो फिनॉल ही जगह रहेगा, OH तो OH ही रहेगा, लेकिन ऑर्थो मेटा और पैरा पे आ जाएगा Br, तो ये बनेगा क्या बेटा, ट्राइब्रोमोफिनॉल। किस पोजीशन पे, 2, 4 and 6, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। Which are the following obtained when sodium salt of carboxylic is heated with soda lime? सोडा लाइम का मतलब है रिएक्शन होगा डीकार्बोक्सिलेशन। पूरा टेक्स्ट बुक में क्लासरूम में हर टाइम बताया जाता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। व्हेन द रिएक्शन इज डीकार्बोक्सिलेशन तो याद रखिए RCOH जो होगा ये CO निकलेगा, यहाँ से भाग जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। सोडा लाइम डाला है तो कार्बोनेट की फॉर्म में CO2 भाग जाएगा, और ये H जो होगा RH के साथ कंबाइन होगा, RH के साथ कंबाइन होगा, अल्कीन बन जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 भाग जाएगा। आप कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, नहीं, कार्बोनेट की फॉर्म में भाग जाएगा, और ये H जो होगा R के साथ जोड़ो, RH बनेगा, अल्केन बनेगा इसमें। इट्स अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसमें जो प्रोडक्ट होगा दैट वुड बी अल्कीन। Which are the following types of amines gives कार्बाइल अमाइन टेस्ट? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कौन देता है? मैंने एक बार बोला था आपको, इससे पहले भी जब एक कार्बाइल अमाइन रिएक्शन आया था उसमें मैंने बोला था इट इज गिवन बाय प्राइमरी एलिफैटिक अमाइंस। टेक्स्ट बुक में लिखा है, पूरा अच्छे से लिखा है, बिल्कुल सिंपल लाइन लिखी है, बिकॉज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन जो होता है मतलब आइसोसाइनाइड जो बनाता है वो बनाता है प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन। Which are the following bonds joins two amino acids together? जब अमीनो एसिड्स बनते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? अमीनो एसिड्स को आपस में कंबाइन करो, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड बॉन्ड बनता है दो अमीनो एसिड के बीच में, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड याद रखना। एस्टर नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, एस्टर बॉन्ड तो एस्टरिफिकेशन तो नहीं करना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगा। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहाँ पे बनता है? अगर आपको याद होगा बेटा इससे पहले जब आप ग्लूकोज यूनिट्स को कंबाइन करते हैं देयर आर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, पर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अमीनो एसिड्स के लिंकेज। Which of the following is the full form of RNA? अरे क्या सवाल है, एकदम सिंपली राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लियर, यहाँ पे लिखा बेटा न्यूक्लियर एसिड, यहाँ पे लिखा है न्यूक्लिक एसिड, ए पार्ट आएगा इसका आंसर। Why is the solubility of AgCl less in 0.1 molar NaCl solution than in pure water? देखिए क्यों, अगर आप AgCl को पानी में डालोगे और AgCl को
डालोगे बेटा, एक तो है AgCl को पानी में डालो, दूसरा AgCl को आप डालो 0.1 मोलर NaCl में, 0.1 मोलर NaCl। अब देखिए NaCl जो होता है बेटा वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा यहाँ पे? ये करेगा बेटा कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होगा? जब NaCl टूटेगा तो Cl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अब जब Cl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये AgCl पहले टूटेगा, Ag प्लस एंड Cl माइनस। लेकिन जब इसमें NaCl होगा, NaCl क्या करेगा? Cl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा, इसको बैकवर्ड शिफ्ट करेगा और वापस भेजेगा। जो पार्ट इसका डिसॉल्व हो गया होगा उसको वापस भेजेगा। जब वापस भेजेगा तो इसकी सॉल्बिलिटी जो होगी इट विल बी सप्रेस्ड, डिक्रीज हो जाएगा। इट्स बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। अब कॉमन आयन इफेक्ट कौन कर रहा है? इसमें क्लोरीन, Cl कर रहा है ना बेटा। जो Cl कहां से आ रहा है? जो Cl आ रहा है NaCl से। The common Cl minus ion from NaCl shifts the equilibrium backwards. The equilibrium को पीछे ले जाएगा, तो C पार्ट आएगा इसका आंसर। In a hydrogen oxygen fuel cell, which of the following correctly represents the substance involved at the electrodes? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में क्या होता है सर? हाइड्रोजन जो होता है इसका ऑक्सीडेशन होता है एट एनोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन जो होगा इसका रिडक्शन होगा। कहां पे होगा सर? एट कैथोड। कैथोड पे इसका रिडक्शन होगा। बस इतना ही तो क्वेश्चन है। हाइड्रोजन एट एनोड, हाइड्रोजन एट एनोड एंड ऑक्सीजन एट कैथोड। प्रोसेसेस क्या लिखा है बेटा? दोबारा समझ लेते हैं। In hydrogen oxygen fuel cell, which of the following correctly represents substance involved at the electrodes? हाइड्रोजन एट एनोड, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा एट एनोड, बिल्कुल सही लिखा है। एंड ऑक्सीजन एट कैथोड, ठीक लिखा है यार, तो कोई मसला नहीं। ये ऑप्शन तो ठीक लग रहा है। दूसरा ऑक्सीजन एट एनोड नहीं है, मीथेन एट एनोड, ओनली हाइड्रोजन एट बोथ इलेक्ट्रोड्स, फर्स्ट ऑप्शन आएगा आंसर। Which method is used to separate a mixture of two immiscible liquids? अगर दो लिक्विड्स, इससे पहले जो सवाल आया था ना वो आया था अगर मिसबल लिक्विड्स होंगे और इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर दो लिक्विड्स है जो आपस में मिक्स ही नहीं हो रहे तो उनको अलग कैसे करेंगे? यू टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर को अलग अलग कैसे करेंगे? वो तो मिक्स ही नहीं हो रहा है। तो उसके लिए एक टेक्निक आता है जिसको सेपरेटिंग फनल कहते हैं। सेपरेटिंग फनल में हम क्या करते हैं? सेपरेटिंग फनल में उसमें हम दो लिक्विड्स को डालते हैं, दोनों लिक्विड्स जो आपस में मिक्स होते हैं, ऑयल एंड वाटर। अगर ऑयल एंड वाटर होगा तो ऊपर ऑयल रहेगा, नीचे वाटर रहेगा। ऑयल जो ऊपर होगा उसको ऑर्गेनिक लेयर कहेंगे और नीचे को कहेंगे मैक्वस लेयर। तो नीचे से नॉब खोल देंगे, पहले क्या निकलेगा? वाटर, उसको अलग कंटेनर में लेंगे, फिर ऑयल बचेगा उसको अलग कंटेनर में लेंगे। सिंपल सी कहानी है। तो ये इसका आंसर बनेगा, सेपरेटिंग फनल इज द आंसर। अब आप देखिए पेपर जिस लेवल का है ना उसकी मैं बात करूंगा। जो स्टूडेंट्स अभी टेस्ट सीरीज में अपेयर हो रहे हैं ना कहीं पे भी अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूट, उन टेस्ट सीरीज के कंपैरिजन में ये जो है इट्स एटलीस्ट 10 टाइम्स इजियर पेपर, बिल्कुल इजी है। और जो हमारे इंस्टीट्यूट में लास्ट संडे को पेपर हुआ था, आई मीन यस्टरडे, जिस दिन ये एग्जाम भी था उसी दिन, तो दैट पेपर वाज वे लेवल अप, बहुत ज्यादा था। तो उसके कंपैरिजन में तो उसका कोई लेवल नहीं था, प्लस इसमें मिस्टेक्स थी। तो इंशाल्लाह आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो आपका नेक्स्ट पेपर आने वाला है नीट एग्जाम, उसके लिए बहुत तैयारी करो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम चाहते हैं कि आप सिलेक्ट हो। तो ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स के साथ जरूर शेयर करना और पॉजिटिव फीडबैक जरूर दे देना। सो विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।